हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित प्रश्नावली 1.1 की प्रश्न संख्या 1 के पहले भाग में दिए गए प्रश्न के हल को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसी पर यह प्रश्न आधारित है। यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है वह यह है कि 135 व 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंतर्गत यही पढ़ा था कि यह एक विधि है जिसके द्वारा हम दो दिए गए धन पूर्णांकों का मासा ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। हम सबसे पहले एक बार विभाजन को समझने का प्रयास करेंगे और इस प्रश्न के हल को लिखने के लिए, सरलता से लिखने के लिए या आसानी से लिखने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा रफ कार्य करेंगे। और रफ कार्य हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमें इस प्रश्न के अंतर्गत जो हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखनी है या उसके चरण लिखने हैं, उसे लिखने में हमें आसानी हो। तो इसमें सबसे पहले हम भाग को समझने का प्रयास करते हैं कि विभाजन वास्तव में होता क्या है। विभाजन में हमें दो संख्याएं दी रहती हैं, यानी भाग की क्रिया जब हम करते हैं तो हमें दो संख्याएं पता होती हैं, एक भाजक और दूसरा भाज्य, और उसे हम इस प्रकार लिखते हैं जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। भाजक बाईं ओर किनारे पर होता है ऊपर, और उसके बाद भाज्य को हम लिखते हैं, किस प्रकार लिखते हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर, और दाईं ओर ऊपर किनारे पर भागफल के रूप में जो संख्या प्राप्त होती है उसे लिखा जाता है। भाज्य के नीचे हम भाजक और भागफल का जो गुणनफल होता है उसे लिखते हैं और उसे घटा देते हैं, और उसके फलस्वरूप हमें शेषफल प्राप्त होता है। अब ये तो शब्दों में हमने भाग की क्रिया को समझाने का प्रयास किया है। यदि इसे हम संकेतों के माध्यम से समझें तो हमें इन सभी पारिभाषिक शब्दों के लिए कोई एक संकेत प्रयोग करना होगा, और हम यहाँ पर जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उससे आप अच्छी तरह से परिचित हो ले। यहाँ पर हम भाजक के लिए बी का प्रयोग करते हैं, जो कि आप देख रहे हैं। भाजक के लिए बी का प्रयोग करते हैं, भाज्य के लिए ए का प्रयोग करते हैं, और भागफल के लिए क्यू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि भागफल को अंग्रेजी में क्वोशंट कहते हैं, इसीलिए इस क्यू अक्षर का प्रयोग इसके लिए करते हैं हम लोग। और शेषफल के लिए हम आर का प्रयोग करते हैं। शेषफल को अंग्रेजी में रिमाइंडर कहते हैं, इसलिए हम इसके लिए संकेत आर लेते हैं, जो कि रिमाइंडर का पहला अक्षर है। तो भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल, उसके संकेतों को आप अच्छी तरह से समझ लें। भाजक के लिए बी, भाज्य के लिए ए, भागफल के लिए क्यू और शेषफल के लिए आर। इन संकेतों से आप समझ जाया करें कि कहाँ पर हमें भाज्य लिखना है, कहाँ हमें भाजक लिखना है, कहाँ हमें भागफल लिखना है, कहाँ हमें शेषफल लिखना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब बी से ए में भाग किया गया और क्यू बार भाग गया, तो भाज्य ए में से बी क्यू को घटाते हुए यहाँ पर दिखाया गया है, और ऐसा ही हम करते भी हैं भाग के दौरान, और उसके फलस्वरूप कोई ना कोई संख्या हमें प्राप्त होती है, उसे हम आर के रूप में लिखते हैं। तो हम इस तरह से देखते हैं कि आर वास्तव में ए माइनस बी क्यू के बराबर होता है, और इसलिए हम आर बराबर ए माइनस बी क्यू के रूप में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप इसे थोड़ा सरलीकरण करें तो ये बी क्यू आर की तरफ आ जाएगा, तो धन चिन्ह के साथ हो जाएगा, और ऐसा करने पर बी क्यू प्लस आर बाईं तरफ हो जाएगा और दाईं तरफ ए रह जाएगा। इसी रिलेशन को भाग से प्राप्त परिणाम के रूप में हम पहले से जानते हैं, और भागफल से जो प्राप्त यह परिणाम है, इसी परिणाम को
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में भी प्रयोग किया गया है। इसके बारे में हम लोग पहले पिछले वीडियोज़ में जान चुके हैं। फिर भी एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। हमें जो भाग की क्रिया से परिणाम प्राप्त होता है वह यह प्राप्त होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के बराबर होता है। और इसे अगर संकेतों में हम लिखते हैं तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, या बी क्यू के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो वहाँ गुणे का चिन्ह होगा। इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर b गुणे क्यू धन r के रूप में भी हम इसे लिख सकते हैं। तो यही रिलेशन, यही संबंध यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में भी प्रयोग किया गया है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में होता है, इसलिए इसे हम यहाँ पर हमने दोहराया है और उसे और अच्छी तरह से एक बार समझने का प्रयास किया है। अब हम बात करते हैं कि जब हमें मासा ज्ञात करना रहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से दो दिए हुए पूर्णांकों के लिए, तो उस स्थिति में जैसे यहाँ पर 135 और 225 दिया है, तो इसमें हम दोनों धन पूर्णांकों में देखते हैं कि कौन सा धन पूर्णांक छोटा है कौन सा बड़ा है। तो यहाँ हम पाते हैं कि 225 135 से बड़ा है, और ऐसी स्थिति में हम अगर तुलना करें तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था उससे, तो ए की जगह 225 है और बी की जगह 135 है। यानी बड़ा जो धनात्मक पूर्णांक है उसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ए से दिखाया गया था, और वैसे ही हम यहाँ पर छोटे धनात्मक पूर्णांक को हम b से दिखा सकते हैं, अर्थात 135 को 20 से निरूपित कर सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए हम a बराबर 225 ले सकते हैं और b बराबर 135 ले सकते हैं। तो जब भी हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दो धनात्मक पूर्णांकों का मासा ज्ञात करना हो, तो उस स्थिति में हम सबसे पहले रफ कार्य में भाग विधि से उन दोनों दिए हुए धन पूर्णांकों का मासा ज्ञात कर लेते हैं। और भाग विधि से धन पूर्णांकों का मासा ज्ञात करना हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, और यदि नहीं आता है, आपको नहीं पता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पर हमेशा छोटे धन पूर्णांक से बड़े धन पूर्णांक में भाग करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर हम 135 से 225 में भाग करेंगे, और जब 135 से 225 में भाग करते हैं तो एक बार भाग जाता है, यानी भागफल के रूप में हमें 1 प्राप्त होता है। और भाज्य 225 में से जब 135 घटता है तो शेषफल 90 के रूप में प्राप्त होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस प्रकार यहाँ पर भाग विधि से जब हम मासा ज्ञात कर रहे होते हैं तो उसका पहला चरण यहाँ पर पूरा हो जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है। पहला चरण यहाँ पर भाग का पूरा हो जाता है, और इसी से भाग जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का है पहला चरण हमें इसी भाग विधि के पहले चरण से प्राप्त होता है। अब दूसरा चरण भाग विधि का प्रारंभ होता है, जो यहाँ पर पहली विधि में शेषफल हमें, पहले चरण में जो हमें शेषफल प्राप्त होता है भाग विधि के दौरान, वह अब भाजक बन जाएगा अगले भाग वाले चरण के लिए। और जो पहले चरण में जो भाजक था वह यहाँ पर भाज्य बन जाएगा, अर्थात यहाँ पर जो भाजक 135 है वह अगले चरण के लिए भाज्य हो जाएगा। और यह इस प्रकार अब हम 90 से 135 में भाग करेंगे, और यहाँ पर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि भागफल के रूप में हमें 1 प्राप्त होता है, और 135 में से 90 घटता है तो हमें 45 प्राप्त होता है। इस प्रकार ये भाग विधि से मासा ज्ञात करने का दूसरा चरण होता है, और वह यहाँ पूरा हो जाता है। इसमें हम और इसी से हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का दूसरा चरण प्राप्त होता है। इसीलिए हम भाग विधि से मासा ज्ञात करते हैं रफ में, जिससे हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो चरण लिखने होते हैं उसे लिखने में सरलता हो, आसानी हो। अब दूसरे चरण में जो हमें शेषफल प्राप्त होता है वह अगले चरण अर्थात तीसरे चरण के लिए भाजक हो जाता है, और दूसरे चरण में जो भाजक होता है अर्थात यहाँ पर 90 जो भाजक है वह तीसरे चरण के लिए भाज्य हो जाता है। अब हम 45 से 90 में भाग करते हैं, हमें भागफल के रूप में 2 प्राप्त होता है, और 90 में से 90 घटता है
और उसके फलस्वरूप हमें शून्य प्राप्त होता है। तो हम इस प्रकार देखते हैं, जब भाग विधि से हम मासा ज्ञात कर रहे होते हैं उस समय तीसरे चरण में हमें यहाँ पर शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है। जब शेषफल हमें शून्य प्राप्त हो जाता है भाग विधि के दौरान, तब हमारी भाग करने की क्रिया जो होती है वो संपन्न हो जाती है। अब इसके आगे हमें भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। अब हम यहाँ पर केवल यह देखते हैं, ये जो तीसरा चरण है भाग का, यह भाग विधि से मासा ज्ञात करने का जो तीसरा चरण है, इसी से हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का तीसरा चरण प्राप्त होता है। और हमें इससे मासा कैसे प्राप्त होता है भाग विधि वाली विधि से, यह जानने के लिए आपको यहाँ पर अंतिम भाजक देखना पड़ता है कि अंतिम चरण में जो भाजक होता है वही भाग विधि से जब हम मासा ज्ञात करते हैं तो वही मासा अभीष्ट मासा होता है हमारा। भाग विधि से जब हम मासा ज्ञात कर रहे होते हैं तो अंतिम भाजक ही अभीष्ट मासा होता है, यह आपको पता होना चाहिए। उसे हमने यहाँ पर इस रूप में लिखा है, भाग विधि से मासा बराबर अंतिम भाजक बराबर 45। आप देख रहे हैं। हमें अपने मन में इस भाग को हमेशा ध्यान रखना है कि हम बी से भाग कर रहे हैं, अर्थात बी भाजक है। जब भी बी हो, लेकिन जहाँ कहीं भी आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बी किस जगह पर कुछ भी लिखना हो तो आप समझ लीजिए हमें भाजक लिखना है वहाँ पर। और जब ए लिखना हो तो ए का समझ जाइए कि हमें भाज्य वहाँ पर लिखना है, भाज्य के रूप में जो संख्या है उसे लिखना है। और क्यू के स्थान पर हमें भागफल को लिखना है, आर के स्थान पर हमें शेषफल को लिखना है। यह हमें सदैव ध्यान रखना है। अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमने भाग विधि से 135 और 225 का मासा 45 के रूप में प्राप्त कर लिया। अब हम देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भी क्या मासा इतना ही प्राप्त होता है, और अगर प्राप्त होता है तो हम उसका हल कैसे लिखेंगे, यही हमको देखना है। तो ये जो भाग विधि में 3 चरण हैं भाग के, इन तीनों चरणों को हम अलग अलग करके अगर लिखें तो हम इस रूप में लिख सकते हैं। पहले चरण को हम 135 से 225 में भाग करता हुआ दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं। और दूसरे चरण को हम दिखा रहे हैं 90 से 135 में भाग करता हुआ यहाँ पर। और तीसरे चरण को हम 45 से 90 में भाग करता हुआ दिखा रहे हैं यहाँ पर। अलग अलग करके आप लिख सकते हैं, सुविधा के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। कोई हमें ऐसा हल का यह कोई भाग नहीं है, यह सब हम जो कुछ भी कर रहे हैं अभी तक वह सब रफ कार्य है। और रफ कार्य हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमें वास्तविक हल लिखना है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के जो चरण हमको लिखने हैं इस प्रश्न के लिए, वे हमें आसानी से ज्ञात हो सकें। क्योंकि कोई चीज़ गणित में आप जानते हैं कभी हल हम रटते नहीं हैं, याद नहीं करते हैं। हमें वो प्रक्रिया पता होनी चाहिए जिससे हमें वे चरण स्वतः ही पता चल जाए। तो यहाँ पर ये रफ कार्य लगभग उसी से संबंधित है कि हमें कैसे वे चरण पता चल जाए। तो ज़रा अब समझने का प्रयास करें। ये चरण आप देख रहे हैं, यहाँ से पहला चरण आया है और ये दूसरा चरण यहाँ से आया है, देख रहे हैं आप। दूसरा चरण यहाँ, दूसरा चरण यहाँ, दोनों एक ही हैं। या आप इसको ऐसे देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। दूसरा चरण यहाँ पर, ये दूसरा चरण है भाग विधि का, और यही दूसरा चरण यहाँ लिखा गया है। और तीसरा चरण आपका यहाँ पर है, उसे ही हमने यहाँ पर तीसरे चरण के रूप में लिखा है। तो इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए कि कहीं से अलग से उठा करके हमने कुछ रख दिया है। पहला चरण यहाँ से लिखा गया है ये, और दूसरा चरण आपका यहाँ से यहाँ लिखा गया है, और तीसरा चरण यहाँ से लेकर के यहाँ से लिया गया है और यहाँ लिखा गया है। तो चरण कैसे आए ये पता चल गया। अब पहले चरण में आप देखें, पहले चरण में जो भाजक है उसे हम b से व्यक्त कर सकते हैं, भाज्य जो है उसे a से व्यक्त कर सकते हैं, भागफल जो है उसे q से व्यक्त कर सकते हैं, शेषफल जो है उसे r से व्यक्त करते हैं। ऐसा ही हमें हर चरण में करना है। भाजक
को b से व्यक्त करना है, भाज्य को a से व्यक्त करना है, भागफल को q से व्यक्त करना है, शेषफल को r से व्यक्त करना है। इसे हमें हर चरण में करना है और इसे एक बार आप करना सीख गए तो हर चरण में आपको स्वतः ही यह पता चल जाएगा कि हमें कब कहाँ क्या करना है और कैसे चरण को लिखना है। तो पहले चरण को हम समझते हैं। चरण आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूरी तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही आधारित है और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जो संबंध a और b के बीच होता है वह a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा जाता है। तो इस संबंध को हमें हमेशा ध्यान रखना है। यह वास्तव में और कुछ नहीं, भाग की क्रिया में जो प्राप्त परिणाम होता है वही है। ए आपको मैंने बताया था कि इसे भाज्य के रूप में आप हमेशा याद रखें, बी को भाजक के रूप में याद रखें, क्यू को भागफल के रूप में याद रखें, आर को शेषफल के रूप में याद रखें। तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। चाहे जिस रूप में आप इसे समझ लें, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कुछ नहीं है, केवल भाग से प्राप्त परिणाम जो है वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम उसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। तो यहाँ पर हम a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में ही प्रत्येक चरण को लिखेंगे और लिखने में कुछ नहीं करना है, केवल यही करना है एक a की जगह पर भाज्य को लिख देना है, भाज्य को लिख देना है, b की जगह भाजक को लिख देना है, q की जगह भागफल को लिख देना है, r की जगह शेषफल को लिख देना है। तो आप अगर पहले चरण के लिए देखें तो a बराबर यहाँ पर 225 है इसलिए a की जगह 225 लिख दिया गया, b की जगह 135 है इसलिए b की जगह 135 लिख दिया गया, बीच में बराबर लगा हुआ है, पहले से ही आपको जानते हैं बराबर लगेगा। और बीच में फिर उसके बाद b के बाद गुणे का निशान आ गया, गुणे का चिन्ह आ गया। फिर q लिखना है, q की जगह आप जानते हैं कि 1 है इसलिए हमें q की जगह 1 लिखना है और फिर धन का चिन्ह लगाना है, धन r लिखना है, r का मतलब शेषफल लिखना है और r यहाँ पर 90 के बराबर है यानी शेषफल 90 के बराबर इसलिए यहाँ पर 90 लिख देना है। इस प्रकार से हमें पहला चरण जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्राप्त होता है वह 225 बराबर 135 गुणे 1 धन 90 के रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमें तीनों ही चरणों को लिख लेना है। तो जब दूसरे चरण को हम लिखेंगे तो दूसरे चरण को कैसे लिखेंगे आप देख लीजिए। सबसे पहले भाज्य को लिखेंगे या a को लिखेंगे, तो यहाँ पर 135 है इसलिए 135 आ गया। फिर भाजक बराबर भाजक यहाँ 90 है इसलिए 90 लिखेंगे और फिर उसके बाद गुणे का चिन्ह, फिर उसके बाद क्यू अर्थात भागफल, तो भागफल यहाँ पर 1 के बराबर है इसलिए 1 लिखेंगे। फिर धन का चिन्ह है, फिर शेषफल या आर को लिखेंगे, यहाँ आर 45 के बराबर है इसलिए हम यहाँ पर 45 लिखेंगे। तो इस तरह से हमें 135 बराबर 90 गुणे 1 धन 45 प्राप्त होता है। यह भाग विधि में जो चरण दूसरा था उससे प्राप्त हुआ है और इस प्रकार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का दूसरा चरण हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया। ये ऊपर जो दिया गया था ये पहला चरण था और यहाँ पर ये दूसरा चरण प्राप्त हो गया। अब तीसरा चरण जो हमें प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा भाग विधि का जो तीसरा चरण था, उससे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के तीसरे चरण को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें a पहले लिखना है अर्थात भाज्य को पहले लिखना है। यहाँ पर भाज्य जो है वो 90 है इसलिए हम यहाँ पर 90 लिखेंगे और ये बराबर होगा, फिर b लिखना है हमको, b अर्थात भाजक लिखना है, भाजक यहाँ पर 45 है तो इसलिए 45 लिखेंगे। फिर गुणे का निशान लगेगा, गुणे का आप देख रहे हैं सब एक ही संबंध से प्राप्त हो रहा है ये चरण। इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के ही संबंध से हम सारा कुछ लिख रहे हैं, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा और उसके बाद क्यू यहाँ पर यानी भागफल जो है वो 2 के बराबर है या क्यू 2 के बराबर है इसलिए यहाँ पर 2 लिखेंगे और फिर धन, और धन के बाद आर लिखा जाता है अर्थात शेषफल लिखा जाता है और शेषफल यहाँ पर 0 के बराबर है इसलिए हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। इस प्रकार हमें जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो तीसरा चरण प्राप्त होता है वह 90 बराबर 45 गुणे 2 धन 0 के रूप में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हमें तीनों चरण यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्राप्त हो जाते हैं। अब हमें अगर मासा लिखना है कि मासा यहाँ पर क्या होगा, तो यह ध्यान रखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमसे यह कहती है कि जिस चरण में हमें शेषफल 0 के बराबर प्राप्त हो जाएगा उसके बाद हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग नहीं करना है और उस स्थिति में जिस स्थिति में शेषफल 0 के बराबर प्राप्त होता है उस
स्थिति में जो अंतिम भाजक होता है वही अभीष्ट मासा होता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभीष्ट जो अंतिम भाजक है वह 45 है। इसलिए इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से भी HCF 135 और 225 का हमें 45 प्राप्त हो जाता है। तो अभी तक हमने जो कुछ भी किया इतना लंबा सा आपको लग रहा होगा, और थोड़ा हमने यहाँ पर भी समझाने का प्रयास किया है। इसे आप स्वयं पर समझने का प्रयास करिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा। केवल इसलिए ये सब इतना रफ कार्य हमने किया है कि जिससे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करने की जो विधि है, उसके जो चरण हैं, उन चरणों को हमें लिखने में सरलता हो, आसानी हो, और आप को कोई परेशानी ना आए और रटना ना पड़े हल को। तो इसके लिए हमने इतना ज़्यादा प्रयास किया है। इसमें आप देख रहे हो काफ़ी मेहनत मैंने करी है, लेकिन फिर भी आपको समझने में परेशानी भी हो सकती है, काफ़ी उलझाव भी लग सकता है, लेकिन प्रयास करिएगा। अगर इसमें जो भी तरीका आपको आसान लगे उसका प्रयोग करिएगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इतना सब कुछ रफ कार्य करने के बाद वास्तविक हल आप कैसे लिखेंगे। वास्तविक हल को मैंने नीचे अंतिम 4 लाइनों में दिया है। जो फेयर वर्क है वो बस केवल ये 4 लाइनें हैं। तो इस 4 पंक्तियों में ही ये सारा हल समाप्त हो जाता है, और यही आपको फेयर वर्क में लिखना भी है, और कुछ नहीं लिखना है, और इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। और यहाँ पर ये चारों जो पंक्तियाँ हैं कैसे प्राप्त हुई हैं इसके बारे में आप समझ ही गए होंगे कि जो भाग विधि का जो पहला चरण था उससे ये पहला चरण यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्राप्त हुआ है, और ये दूसरा भाग विधि के दूसरे चरण से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का दूसरा चरण प्राप्त हुआ है, और तीसरा जो चरण है वह भाग विधि के तीसरे चरण से प्राप्त हुआ है। तो आपको अभी तक जो कुछ भी लिखा गया था वो सब रफ वर्क था, हल में केवल इतना ही लिखना है। तो मैं समझता हूँ कि आप को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अब शायद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हो, लेकिन फिर भी यदि कहीं कोई कठिनाई आती है तो आप मुझसे अवश्य पूछिए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।